हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर जो हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा था क्लिनिकल न्यूट्रिशन का, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसका एक पार्ट छोटा सा अभी भी बचा हुआ है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फीडिंग रूट्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम पेशेंट को डाइट दे सकते हैं, उसको फीड करा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फीडिंग रूट्स। द बेस्ट एंड मोस्ट प्रेफर्ड वे और रूट फॉर फीडिंग द पेशेंट इज ओरली और बाय माउथ। यानी कि सबसे अगर बेस्ट और मोस्ट प्रेफर्ड रूट की अगर हम बात करें, तो जो पेशेंट है उसको जो ओरली अपन फीड करवाते हैं या मुंह के द्वारा जो भोजन दिया जाता है, वही सबसे बेस्ट रूट होता है। हाउएवर देर आर पेशेंट्स हु मे नॉट बी एबल टू च्यू और स्वेलो, that is if the person is unconscious or if there is a problem with the esophagus। लेकिन अगर कभी कोई पेशेंट अगर चू नहीं कर पा रहा है, यानी कि चबा नहीं पा रहा है, और स्वेलो नहीं कर पा रहा है, यानी कि चबाने में और निगलने में उसको कोई प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस है या फिर जिनके इसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट खाने को ना ही चबा पाएंगे और ना ही वो स्वेलो कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम ट्यूब फीडिंग का रास्ता अपनाते हैं। फॉर सच इंडिविजुअल्स देर आर टू ऑप्शन। उस ऐसे इंडिविजुअल के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक होता है ट्यूब फीडिंग और एक होता है इंट्रावीनस फीडिंग। तो अगर हम देखें तो एक तो है हमारे पास ट्यूब फीडिंग और दूसरा है इंट्रावीनस फीडिंग। क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में कि जो पेशेंट है उनको अगर जिनको चबाने में या निगलने में प्रॉब्लम हो, तो उनको कौन कौन से तरीके के द्वारा जो भोजन है वो दिया जा सकता है। तो आपको आंसर आना चाहिए, एक तो ट्यूब फीडिंग और दूसरा इंट्रावीनस फीडिंग। अब बात आती है ट्यूब फीडिंग क्या होता है। ट्यूब फीडिंग विच इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द नोज इनटू द स्टमक, यानी कि नाक के माध्यम से जो नली स्टमक तक जाती है उसको हम कहते हैं ट्यूब फीडिंग। इंट्रावीनस फीडिंग जिसके अंदर हम वेनस के द्वारा, यानी कि वेन के द्वारा जो फीडिंग देते हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रावीनस फीडिंग। इन ट्यूब फीडिंग न्यूट्रिशनली कंप्लीट फीड्स आर डिलीवर्ड थ्रू ए ट्यूब, यानी कि ट्यूब फीडिंग के अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रिशनली कंप्लीट फूड जो है वो एक ट्यूब के माध्यम से डिलीवर किया जाता है। These are preferred over intravenous feeding, which is introduced through the nose into the stomach as long as the gastrointestinal tract is functional and the person is able to digest and absorb whatever is fed। यानी कि ये जो ट्यूब फीडिंग होती है, इसके अंदर नाक के माध्यम से जो नली है वो स्टमक तक जाती है, और जब हमारा जीआई ट्रैक जो है वो पूरी तरह से फंक्शनल है, यानी कि हमारे सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, हम चबा नहीं पा रहे हैं या हम निगल नहीं पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, तब ट्यूब फीडिंग जो है वो दी जाती है। जो पर्सन होता है वो खाने को डाइजेस्ट कर पाता है और वो एब्जॉर्ब भी कर पाता है। देन आता है इंट्रावीनस फीडिंग। इंट्रावीनस फीडिंग का मतलब क्या होता है। इंट्रावीनस फीडिंग मीन्स दैट द पर्सन इज नरिश्ड विद स्पेशल सॉल्यूशन विच आर गिवन थ्रू ए ड्रिप इन ए वेन। यानी कि इंट्रावीनस फीडिंग का मतलब क्या है, इंट्रावीनस यानी कि वेन के अंदर जो सॉल्यूशन इंसर्ट किया जाता है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार अपने को कमजोरी आ जाती है, ऐसी कोई कंडीशन होती है, तो एक ड्रिप हमें लगाई जाती है। तो वो जो ड्रिप के माध्यम से, यानी कि हमारी वेन के अंदर जो इंसर्ट की जाती है नीडल, और जो सॉल्यूशन हमारी बॉडी में दिया जाता है, उसको हम कहते हैं इंट्रावीनस फीडिंग। तो इंट्रावीनस फीडिंग का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को स्पेशल सॉल्यूशन के द्वारा नरिश किया जाता है और एक ड्रिप के माध्यम से वेन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज कौन सी होती है, हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर लिया है। एक होती है एक्यूट डिजीज, एक्यूट, और दूसरी होती है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज वो डिजीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक्यूट डिजीज जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए जो डिजीज़ होती है, जैसे कि कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, कफ हो गया, ये वाली डिजीज़ जो होती है वो एक्यूट डिजीज़ होती है। और क्रोनिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो लंबे टाइम तक चलती है, कई सालों तक चलती है। तो क्रोनिक डिजीज़ को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। बिसाइड्स बीइंग इम्पोर्टेंट फॉर पर्सन्स विद डिजीज, डाइट एंड गुड न्यूट्रिशन कैन कंट्रोल एंड डिले द एज ऑफ ऑनसेट ऑफ क्रोनिक डिजीज। यानी कि जो क्रोनिक डिजीज़ होती है उनको हम डाइट के द्वारा और गुड न्यूट्रिशन के द्वारा
कंट्रोल कर सकते हैं, और या फिर क्रोनिक डिजीज़ को हम डिले भी कर सकते हैं। डिले कैसे? अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, हम प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, हम प्रॉपर जो डाइट लेंगे, तो उससे क्या है कि क्रोनिक डिजीज़ जो हमें अर्ली एज में हो सकती है, वो हमें मतलब एक काफ़ी लंबे टाइम बाद उसके चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। यानी कि जैसे जो डिजीज़ हमें 40 साल की उम्र में जो डिजीज़ जो हमें मतलब 40-45 साल की उम्र में हो सकती है, अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो वही डिजीज़ होने के चांसेस हमारे बहुत कम हो जाते हैं। या तो हमें बहुत ज़्यादा एज में जाकर होगी, या फिर वो डिजीज़ होगी ही नहीं। तो इस तरह से हम डाइट के द्वारा और अच्छे न्यूट्रिशन के द्वारा जो क्रोनिक डिजीज़ है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और उनका टाइम जो है वो डिले कर सकते हैं। The foods we consume today, especially processed food, contain many additives, are high in fat or sugar, often are prepared from highly refined foods, and are therefore low in fiber and many other important constituents which confer health benefits. यानी कि आज के टाइम में जो खाना हम खा रहे हैं वो कैसा खाना होता है? वो प्रोसेस्ड फूड होता है, और जिनके अंदर बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं, जो कि फूड को लंबे टाइम तक स्टोर रखने के लिए ऐड किए जाते हैं, उसके फ्लेवर बढ़ाने के लिए ऐड किए जाते हैं, उसका कलर इन्हांस करने के लिए ऐड किए जाते हैं। तो एडिटिव जो है उनमें बहुत सारे ऐड किए जाते हैं, और इनके अंदर हाई फैट और हाई शुगर कंटेंट होता है, जो कि हाईली रिफाइंड फूड होते हैं। इनके अंदर फाइबर कंटेंट लो होता है, और इसलिए ये जो फूड होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। दिस इज़ वाई वी नीड हेल्प इन मेकिंग अप्रोप्रिएट चॉइसेस। और इसीलिए हमें अप्रोप्रिएट जो चॉइस है खाने को लेकर के वो लेनी चाहिए, या हमारी जो चॉइस है खाने की वो अच्छी होनी चाहिए। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द डाइट्स ऑफ अर्बन इंडियंस ओवर द पास्ट डिकेड? पिछले कुछ दशकों में अगर हम बात करें अर्बन इंडियंस की, तो उनकी जो डाइट है उसमें काफ़ी चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। इट इज़ सीन दैट फैट कंजप्शन हैज़ इंक्रीज्ड। ऐसा देखने में आता है कि जो फैट कंजप्शन है वो बढ़ गया है। इसके अलावा जो रिफाइंड शुगर है उसका कंजप्शन बढ़ गया है। देयर इज़ ए रिड्यूस इनटेक ऑफ फाइबर, और जो फाइबर इनटेक है वो कम हो गया है। विटामिन और मिनरल का इंटेक भी कम हो गया है। इन नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन कंजप्शन ऑफ एनिमल प्रोटीन हैड ऑल्सो इंक्रीज। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो प्रोटीन जो एनिमल प्रोटीन है उसका कंजप्शन उनमें बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज डाइटरी चेंजेस? तो इस तरह के जो डाइटरी चेंजेज आए हैं इनसे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? ब्रॉडली स्पीकिंग, सच चेंजेस हैव बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ क्रोनिक डिजीज सच एज ओबेसिटी, कैंसर ऑफ कोलन, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड हाइपरटेंशन। यानी कि ये जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, डाइट के मामले में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो हमारे सीधे सीधे जो क्रोनिक डिजीज़ है उनके खतरे को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। और क्रोनिक डिजीज़ कौन कौन सी है? जैसे ओबेसिटी है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। ये सारी डिजीज़ का खतरा जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं? हम हाईली प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, जिनके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा है, जिनके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा है, हाईली रिफाइंड फूड है, उसके अंदर फाइबर कंटेंट नहीं है। दूसरा, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी काफ़ी कम हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो डाइट का पैटर्न चेंज हुआ है, उस वजह से जो क्रोनिक डिजीज़ है उनका इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, द इंक्रीज इन शुगर एंड फैट कंजप्शन along with द डिक्रीज इन फाइबर कंजप्शन एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी प्ले ए रोल इन कॉजिंग द ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। यानी कि एक एग्जाम्पल के लिए, अगर हम शुगर कंटेंट इंक्रीज करें, शुगर का कंजप्शन हमारा बढ़ गया है, फैट का कंजप्शन हमारा बढ़ गया है,
लेकिन जो फाइबर का कंजप्शन है वो कम हो गया है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है, तो इस वजह से क्या होगा, ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड दैट हाई कंजप्शन ऑफ हाईली सोल्टेड कन्वीनियंस फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स विद हाई सोडियम कंटेंट, डिक्रीज इनटेक ऑफ पोटेशियम रिच fruits, vegetables, grains and legumes, possibly low calcium intakes, less physical activity as well as stress are associated with increased risk of hypertension। यानी कि इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि हाई कंजप्शन ऑफ हाईली सॉल्टेड कन्वीनियंस फूड, ऐसे फूड जिनके अंदर हाई सॉल्ट हो, यानी कि ज़्यादा सॉल्ट वाले जो फूड है उनका कंजप्शन हाई हो गया है। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड है जिनके अंदर सोडियम कंटेंट हाई है, ऐसे फूड लेने से, और जो पोटेशियम रिच फ्रूट्स है वो कम लेने से, वेजिटेबल कम लेने से, ग्रेन्स और लेग्यूम्स है उनको कम लेने से, और लो कैल्शियम इनटेक से जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी कम है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, उसका रिस्क जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। Clinical nutritionist can play a very important role in preventing development of such problems by providing appropriate diet counseling and guidance। तो ऐसी कंडीशन में जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो क्या रोल प्ले करता है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिवेंटिंग डेवलपमेंट ऑफ सच प्रॉब्लम्स, यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम को डेवलप होने से प्रिवेंट करना। किस माध्यम से करेगा, वो डाइट काउंसलिंग करेगा और गाइडेंस देगा। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा डाइटरी पैटर्न चेंज हो रहा है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन से हमारे क्रोनिक डिजीज़ के खतरे बढ़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन से हमें प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है या हमारे जो डाइटिशियन है वो काउंसलिंग और गाइडेंस के माध्यम से ऐसी प्रॉब्लम से हमें बचा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड फॉर गाइडेंस टू वेरियस ग्रुप्स सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और ये जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है इनको जो स्कूल और कॉलेजेस है उनमें उनके लिए भी, बच्चों को गाइड करने के लिए भी इनको अपॉइंट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट हैव फाउंड कनेक्शन बिटवीन डाइट एंड डिजीज। साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो डाइट और डिजीज है उनके बीच का जो कनेक्शन है उसको फाउंड किया है। फॉर एग्जांपल इन ए क्लिनिकल स्टडी ऑफ 20,000 मेन, यानी कि एक क्लिनिकल स्टडी की गई 20,000 लोगों पर, 20,000 आदमियों पर। कंज्यूमिंग फिश वंस ए वीट वाज लिंक्ड टू ए 52% रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ सडन डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक। यानी कि उन लोगों को जो एक वीक में जो फ़िश है उसका कंजप्शन करवाया गया और ऐसा देखा गया कि उनके अंदर जो सडन हार्ट अटैक से जो डेथ होती है उसका खतरा 52% कम हो गया, क्योंकि जो फ़िश होती है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हाई होता है, जो कि हमारी जो सेल्स है उनके लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है, और ये हमारे हार्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, एक और स्टडी हुई इन अनदर क्लिनिकल स्टडी ऑफ मोर देन 42,000 वीमेन, यानी कि ये जो स्टडी है ये 42,000 महिलाओं पर की गई। Those who ate lots of fruits and vegetables, whole grains, low fat dairy products and only lean meat lived longer। और इन महिलाओं को क्या खिलाया गया, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और साबुत अनाज, इसके अलावा जो फैट वाली और जो डेयरी प्रोडक्ट है वो उनकी मात्रा बहुत कम दी गई, और जो ओनली लीन मीट है वो दिया गया। हाई इंटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स वाज एसोसिएटेड विद ए लोअर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज। और जो उनको हाई इंटेक जो फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का और लेग्यूम्स का दिया गया, उससे उनके हार्ट डिजीज का खतरा जो है वो क्या हुआ, कम हुआ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो साबुत अनाज है इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमारे अंदर जो क्रोनिक डिजीज होने का खतरा है वो क्या हो सकता है, वो कम हो सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर सेकंड यहाँ कंप्लीट होता है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, अंडरलाइन करवा दिया है। आप जब भी क्लास देखने के लिए बैठो अपनी बुक साथ में लेकर बैठे, ताकि उसमें आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मार्क कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।